6 जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं और इसमें चैप्टर नंबर 6 के अंदर आज हमने टॉपिक 6.4 जो कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के हवाले से वो डिस्कस करना है। अब इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो है वो बेसिकली फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की एप्लीकेशन है कि जिसमें हम बताते हैं कि टोटल मास जो है वो किसी भी सिस्टम के अंदर कंजर्व होता है। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक पाइप ली और इस पाइप के अंदर जो है वो आप देख सकते हैं कुछ नई शेप है। हॉरिजॉन्टल हमने एक पाइप रखी हुई है, दो एंड्स हैं इसके, एक लोअर एंड है और एक अपर एंड है। और हम कंसीडर कर लेते हैं कि लोअर एंड में ये वाला एरिया जो है वो A1 है। यहाँ पे जो हमारे पास डिस्टेंस पानी या कोई भी फ्लूइड आइडियल फ्लूइड जो कवर कर रहा है वो डिस्टेंस डेल्टा x1 से शो कर दिया। इसी तरह जो है अपर वाले एंड में हमने डिस्टेंस जो है वो डेल्टा x2 से शो कर लिया और इसकी वेलोसिटी जो है वो v2 है और लोअर वाले एंड में इसकी वेलोसिटी जो है वो v1 है। अब यहाँ से हम जानते हैं कि जब ना, क्योंकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को चूंकि फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब है इस कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक जितना पानी का मास है, जितना फ्लूइड का मास यहाँ से एंटर होगा उतना ही फ्लूइड का मास क्या करेगा, बाहर निकलेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ से पानी या फ्लूइड का जो मास है वो डेल्टा m1 है और यहाँ से जो पानी बाहर निकल रहा है उसको क्या कह देंगे, डेल्टा m2 कह देंगे। तो हमें पता है कि डेल्टा m1 जो है वो बराबर होगा किसके, डेल्टा m2 के, यानी अमाउंट ऑफ मास एंटरिंग फ्रॉम द लोअर एंड इज इक्वल टू द मास ऑफ फ्लूइड लीविंग द अपर एंड। ठीक है, यानी इस मतलब में दोनों मैसेज जो है आपस में इक्वल हो गए। तो हमें असल में क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा m1 कैलकुलेट करना है और डेल्टा m2 हमने कैलकुलेट करना है। यहाँ पे डेल्टा जो है बेसिकली शो कर रहा है स्मॉल अमाउंट ऑफ मास। तो हमें अगर डिस्कस करना है कि पहले m1 कैलकुलेट करेंगे फिर क्या करेंगे, मास 2 कैलकुलेट करेंगे। तो डेल्टा m1 कैलकुलेट करने के लिए हम जानते हैं कि अगर हम सिंपल बात करें तो डेंसिटी जो है वो बराबर होती है किसके, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की। तो अगर हमने यहाँ से मास निकालना हो तो ये मास आ जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो अगर हमने मास निकालना है तो हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो पहले मास 1 निकाल लेते हैं। तो मास 1 के लिए मेरे पास क्या आएगा, डेल्टा m1 अगर निकालना है तो इस फार्मूले को देखते हुए डेंसिटी एज इज लिखूंगा। क्यों लिखूंगा अभी बताता हूँ। वॉल्यूम जो है इसी जगह क्या लिखूंगा, वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। इस मीटर क्यूब को आप लिख सकते हो मीटर स्क्वायर इनटू मीटर। अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर इनटू मीटर बन जाएगा। अब जो ये मीटर स्क्वायर है ये बेसिकली क्या होता है, एरिया होता है और मीटर जो है वो डिस्टेंस होता है। तो अगर देखा जाए लोअर एंड की डिस्कशन हो रही है तो जाहिर सी बात है लोअर एंड का एरिया जो है वो क्या है मेरे पास A1 है, तो मीटर स्क्वायर की जगह लिखूंगा A1 और लोअर एंड में डिस्टेंस जो पानी का कवर करना है कितना है, डेल्टा x1 है। तो यहाँ पे मास मीटर की जगह लिख देंगे डेल्टा x1 लिख देंगे। तो इसका मतलब है वॉल्यूम जो यहाँ पे इस जगह पे हम जब नीचे वाला एंड लेंगे तो डेंसिटी तो ऐसे लिखी, वॉल्यूम की जगह लिख सकते हैं A1 और साथ क्या लिख सकते हैं डेल्टा x1। ये मेरे पास किसकी वैल्यू निकल आई, डेल्टा m1। यहाँ मैंने एक बात की है कि मैं डेंसिटी के साथ नहीं लिखूं, क्यों नहीं लिखा, रीजन लास्ट में मैंने डिस्कस किया था पिछले टॉपिक में, पिछली वीडियो के अंदर मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड बताई थी, वहां मैंने डिस्कस किया था। पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वो आप देख सकते हैं कि जिसके अंदर आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज मैंने बताया था कि इसमें हमारे पास जो फ्लूइड है उसकी जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहती है। यानी दो लेयर के दरमियान आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी है कि दो लेयर के दरमियान उसका फासला हमेशा सेम रहता है। तो जब जाहिर सी बात है कि एक आइडियल फ्लूइड की डेंसिटी हर जगह कांस्टेंट रहनी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डेंसिटी के साथ हम 1 और 2 नहीं लिखेंगे, हर जगह डेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। इस वजह से डेंसिटी के साथ 1 नहीं लिखा। हाँ, एरिया चेंज हो सकता है नीचे वाले एंड का, ठीक है, और उसकी स्पीड भी चेंज हो सकती है, बाकी फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं, मगर एरिया यहाँ पे जो पाइप का एरिया वो चेंज नहीं होगा। तो इस वजह से अगर हम उसको चेंज कर भी सकते हैं, वैसे हमने यहाँ पे A1 को नीचे वाले एंड को नाम दिया है तो हम उसका नाम हमने क्या लिख लिया A1, तो वो कांस्टेंट एरिया हमने A1 लिख लिया, ठीक है। और डेल्टा x1 ये हमारे पास क्या बन गई, डेल्टा m1 बन गई। अब यहाँ पे एक और बात, डिस्टेंस क्या होता है, अगर हमारे पास वेलोसिटी गिवन हो तो हम जानते हैं कि हमारे फार्मूला है s = vt का। तो s की जगह क्या लिख देंगे, डेल्टा x लोअर एंड है तो इसके साथ डेल्टा x1 लिख देंगे, v1 लोअर एंड में v1 होता है और t की जगह हम कंसीडर कर लेते हैं डेल्टा t, कोई टाइम है स्मॉल टाइम है डेल्टा t वो भी कंसीडर कर लेते हैं। तो डेल्टा x1 की जगह लिखा जा सकता है v1 * डेल्टा t लिखा जा सकता है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा m1 = डेंसिटी मल्टीप्लाई एरिया 1 मल्टीप्लाई डेल्टा x1 की जगह लिख देंगे v1 और साथ क्या लिख देंगे डेल्टा t। ये मेरे पास किसकी वैल्यू निकल रही, डेल्टा m1 की वैल्यू निकल रही। अब हमें क्या करना है, इसी तरह इसी फार्मूले को देखते हुए डेल्टा m2 निकालना। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर इसको क्या कहते हो आप
वन का नाम दे दो, ये मेरे पास निकल आई है डेल्टा M1। इसी तरह डेल्टा M2 इसी इक्वेशन को अगर लिखा जाए तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेंसिटी एज इट इज, एरिया की जगह क्या लिख लेंगे A2 जो कि अपना वेरिएंट है। इसी तरह वेलोसिटी का वेरिएंट में क्या है V2 है, और साथ डेल्टा T हमें ना कांस्टेंट टाइम माने के एक खास टाइम में दे फिर होंगे। तो ये इसको इक्वेशन नंबर क्या कह देंगे हम 2 का नाम दे देंगे। अब चूंकि मैं आपको बता चुका हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक जितना मास ऑफ वाटर एंटर होगा उतना ही मास ऑफ फ्लूइड या मास ऑफ वाटर बाहर निकल जाएगा। तो इससे मतलब है कंडीशन के मुताबिक या हेडिंग आप बना सकते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक क्या लिखेंगे कि डेल्टा M1 बराबर है किससे, डेल्टा M2 की। कंडीशन मैंने लगा ली कि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर। अब डेल्टा M1 की जगह उसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है, वो वैल्यू पुट कर लोगे तो ये बन जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई A1 मल्टीप्लाई V1 डेल्टा T इक्वल टू डेंसिटी A2 V2 और साथ क्या आ जाएगा डेल्टा T आ जाएगा। डेल्टा T से कैंसिल हो जाएगा, डेंसिटी से कैंसिल हो जाएगी। ये इक्वेशन बन जाएगी A1 V1 इक्वल टू A2 और साथ क्या आ जाएगी V2 आ जाएगी। ये इक्वेशन क्या शो कर रही है, ये इक्वेशन ये शो कर रही है कि पहले एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट निकाला वो बराबर है किसके, बाद में एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट निकाला वो बराबर होगा 100 चलता जाएगा। इसका मतलब ए बी का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहना चाहिए, नहीं होगा सेम रहना। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एरिया इनटू वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, पहले यहां से डिस्कशन करते हैं कि एरिया इनटू वेलोसिटी कांस्टेंट क्या शो कर रही है। ये शो कर रही है कि एरिया इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय v, या आसान अल्फाज में एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इसका मतलब है जहां पे स्पीड एरिया ज्यादा होगा वहां पे स्पीड कम हो जाएगी, और जहां पे एरिया कम होगा वहां पे स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। एग्जांपल से समझाता आप कभी नलके पे गौर करना कि नलके से जब पानी निकलेगा ना तो नलके की अगर स्पीड आप बढ़ा दोगे तो क्या होगा, स्पीड बढ़ाने से उसकी जो फ्लोइंग वाली जो हिस्सा होगा वो क्या हो जाएगा, जो एरिया वो कम होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप क्या करोगे स्पीड कम कर दोगे तो उसका जो एरिया वो क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एरिया अगर आप बढ़ाओगे किसी तरीके से तो वेलोसिटी खुद ब खुद कम होगी। आसान अल्फाज में वेलोसिटी कम करोगे तो एरिया खुद ब खुद चेंज होना शुरू हो जाएगा। या इस तरह आपने अगर देखा हो कि अगर आप कभी अपने सहन में पानी लगा रहे हो पाइप की मदद से तो पानी बाहर निकल रहा है और आप एक साइड से थोड़ा सा प्रेस कर दे तो आप एरिया कम कर रहे होते हैं। जब आप थोड़ा सा एरिया कम करते हो तो आप देखना वहां से स्पीड क्या हो जाती है, पानी की थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। तो इसका मतलब है एरिया की चेंज करने की वजह से पानी या फ्लोर की स्पीड क्या होना शुरू हो जाती है, चेंज हो जाती है। एरिया कम करने से स्पीड बढ़ जाती है, एरिया ज्यादा करने से स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। खैर, तो ये इक्वेशन शो कर रही है ए बी इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहाँ पे वैल्यू निकालनी है कि कांस्टेंट की क्या वैल्यू है, कांस्टेंट की वैल्यू किसके बराबर है, ए बी के। तो पहले ए बी को डिस्कस करो जरा। ठीक है, हम जानते हैं कि ए बी असल में क्या है, बेसिकली ए बी असल में क्या है, कांस्टेंट के बराबर है। तो ए असल में क्या है, मीटर स्क्वायर है, और v क्या है मेरे पास, वेलोसिटी है मीटर्स पर सेकंड। तो ये क्या बन गया, मीटर क्यूब पर सेकंड। मीटर क्यूब किसको कहते हैं, वॉल्यूम को, और सेकंड किसका होता है, टाइम। तो ये क्या बन गया, वॉल्यूम पर टाइम, और वॉल्यूम पर टाइम का दूसरा नाम होता है फ्लो रेट। तो इसका मतलब है जहां पे लिख सकते हैं एरिया इनटू वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट की जगह क्या लिख सकते हैं, फ्लो रेट लिख सकते हैं। इसी तरह इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इनटू वेलोसिटी इक्वल टू फ्लो रेट की जगह लिख सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम, या आसान अल्फाज में वॉल्यूम पर टाइम लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ एरिया इनटू वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू फ्लो रेट। तो अगर आपने किसी भी पानी के अंदर यानी किसी भी पाइप के अंदर देखना कि इसका फ्लो रेट कितना है, यानी कितने टाइम में कितनी अमाउंट ऑफ वाटर किसी भी पाइप के अंदर से फ्लो कर रही है, उसका सिंपल तरीका ये होता है कि आपने दोनों उसके एरिया निकालो, उसकी पानी की स्पीड निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो आपको उस पानी का फ्लो जो है वो पता चल जाएगा। इसी तरह जो है वो आप किसी भी जगह से अगर गैस फ्लो कर रही है तो गैस का फ्लो रेट भी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को डिस्कस कर रहा है कि जिसकी डेफिनेशन क्या बनी, प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट एंड द कांस्टेंट इज इक्वल टू फ्लो रेट ऑफ दैट फ्लो। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था 6.4। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको और इस तरह की वीडियोस चाहते हैं। थैंक यू।